हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना 12th का 5th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि अभी फिलहाल स्कूल खुलने का बहुत चांसेस कम बनता जा रहा है। लास्ट तक भी थोड़े टाइम के बाद खुलेंगी, तो आप इन ऑनलाइन क्लास को थोड़ा सीरियस लीजिए और इनको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। इतना करिए कि स्कूल जाने से पहले जो भी ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाया गए हैं वो आप कम्प्लीटली आप प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, इनको आप जितना आप लोग ऐसे ही ले रहे हो उसमें आपका ही लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जितनी हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं उतनी आप लोग भी पढ़िए कि आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, तो इनको थोड़ा सीरियसली लेके पढ़िए। ये नहीं है कि बस जितना नोट्स मिला वो छाप लिया, वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो वीडियो भी आपको समझा दिया जाता है, उसको नोट्स मिलाया जाता है, तो आप दोनों चीजों को कंबाइन करके अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज पे फोकस कीजिए। ओके, तो हम लोग 5th चैप्टर स्टार्ट कर रखा। उसके अंदर लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हम लोगों ने कि उत्प्रेरण की क्रिया विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ लिए थे, 4 प्रकार के थे। ठीक है, उसके बाद हम उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ रहे थे। उत्प्रेरण में भी ये जो प्रकार में भी अलग अलग प्रकार के हैं, तो समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, फिर एंजाइम के द्वारा होगा तो एंजाइम उत्प्रेरण, और एक जियोलाइट उत्प्रेरण। जो जियोलाइट एक स्पेशल टाइप का कैटलिस्ट होता है, तो उससे जो अगर उत्प्रेरण प्रक्रिया होगी तो उसको बोल देंगे जियोलाइट उत्प्रेरण। ठीक है, तो समांगी उत्प्रेरण के बारे में पढ़ लिया था कि अगर हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं और जो हमारा कैटलिस्ट है, जो हम उत्प्रेरक ले रहे हैं, उन दोनों की जो क्या बोलते हैं स्टेट या प्रावस्था, फेज, अगर जैसे गैसेस है तो गैस ही होना चाहिए, सबकी प्रावस्था समान है, तब वो क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरण। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टाइप की बात करते हैं तो नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। इसके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो नेक्स्ट जो हमारा प्रकार आता है वो आता है विषमांगी उत्प्रेरण। इसमें आप लोग नाम से समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट होगा और जो हमारा कैटलिस्ट होगा और जो प्रोडक्ट, तो यहाँ पे इन रिएक्टेंट्स और इन कैटलिस्ट के जो फेज है, प्रावस्थाएं हैं, वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। यानी जरूरी नहीं है कि ये गैस में हो तो ये हमारा जो कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, वो भी गैस में हो। अगर ये सॉलिड में है तो ये सॉलिड में, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ये किसके अंदर आते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण में, जहाँ पे उत्प्रेरक, क्रियाकारक, क्रियाफल, इनकी प्रावस्थाओं में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इनकी प्रावस्थाएं समान नहीं होती है, तो उस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है वो क्या आ जाएंगी, विषमांगी उत्प्रेरण के अंदर। ठीक है, अब इसके जैसे हम लोग एग्जाम्पल पढ़ें तो इसमें जो तेलों का हाइड्रोजनीकरण होता है, एक तो वो आता है तेलों का हाइड्रोजनीकरण में कैसे, कि जो वनस्पति तेल है, इसका आप हाइड्रोजनीकरण करोगे तो वनस्पति तेल है, इसका मतलब आपको पता है लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, प्लस इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे। तो हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो यहाँ पे हम लोग किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन गैस के साथ में, और हाइड्रोजन किस रूप में रहेगा, गैस फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इस पर कैटलिस्ट लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा कैटलिस्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे निकल कैटलिस्ट लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिया, निकल। तो ये एक मेटल है, मेटल किस रूप में मिलेगी, सॉलिड के अंदर, और इससे क्या बन जाता है, वनस्पति घी, और घी सॉलिड में। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा होगा कि जो आपके जो यहाँ पे स्टेट्स हैं, इन दोनों की अलग अलग है। सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड और ये गैसीय स्टेट है। यानी उत्प्रेरक के इनके सबकी गैसेस क्या, स्टेट्स क्या है, अलग अलग है। तो जब इनकी प्रावस्थाएं अलग अलग होती हैं तो उस प्रकार के उत्प्रेरण को क्या कहते हैं हम लोग, विषमांगी उत्प्रेरण। ऐसे अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल देखें तो अमोनिया जो बनाने की जो विधि है, अमोनिया निर्माण की, तो अमोनिया निर्माण की विधि, अमोनिया निर्माण किस टाइप, कौन सी विधि से करते हैं हम लोग, हैबर विधि से। कौन सी विधि से करते हैं, हैबर विधि। ठीक है, तो अमोनिया कैसे करते हैं, N2 गैस, 3H2 के मोल, नाइट्रोजन भी गैस होगी, हाइड्रोजन भी गैस होगी। ठीक है, इस पर हम लोग क्या लेंगे, आयरन कैटलिस्ट लेते हैं, और उसके बाद बनता है हमारा 2NH3।
ये भी गैस। तो यहाँ पे देखो वैसे तो सारी गैसेज ही हैं, लेकिन हमारा उत्प्रेरक की अवस्था क्या हो गई अलग। उत्प्रेरक कौन सी अवस्था में आ गया, सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी किसके अंदर आ जाएगा, विस्मांगी उत्प्रेरण के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप बात करें तो O2 H2 प्लस O2 को आप जब मिलाते हो तो 2H2O बनता है। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या लेते हैं, प्लेटिनम। ठीक है, तो ये तो दोनों गैसेस हैं और ये लिक्विड बनता है। ठीक है, तो H2 प्लस O2 और इससे क्या बना 2H2O, बैलेंस है 2H2O बन रहा है, बैलेंस रिएक्शन है। प्लैटिनम यहाँ पर हमने किसके लिए लिया, कैटलिस्ट। तो आप लोग को देख के लग गया होगा कि यहाँ पे हम लोग को विस्मांगित प्रणन में क्या लिखना है कि जब हमारे जो इनकी स्टेट्स होती हैं, प्रावस्थाएं होती हैं, वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। यहाँ पे लिक्विड, गैस, सॉलिड है, यहाँ पे गैसेज है, लेकिन प्रेरक की सतह क्या है, डिफरेंस है। और यहाँ पे तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि लगभग मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे जो हम लोग विस्मांगी उत्प्रेरण करते हैं तो उसमें हमारे उत्प्रेरक की अवस्था ठोस होती है, यानी उत्प्रेरक हम लोग क्या लेते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर लेते हैं। ठीक है, विस्मांगी जो हमारा उसके अंदर उत्प्रेरक क्या होंगे, मोस्टली यहाँ पे क्या होंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर होंगे। तो ये जो उत्प्रेरक होते हैं इनकी सतह पे क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे, जिनको हम लोग बोलते हैं सक्रिय केंद्र। उन सक्रिय केंद्र पे ही ये क्या करती है, रिएक्टेंट के अणुओं को अपनी सतह से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और उसके बाद में क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एक्टिवेटेड, एक सक्रिय संकुल बनाएंगे और उसके बाद वो संकुल क्या बना लेगा, प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। तो देखिए कैसे करते हैं ये। यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि जो हमारे उत्प्रेरक होते हैं, मान लो सपोज करो ये हमारा एक क्या है, उत्प्रेरक है। ठीक है, ये उत्प्रेरक है। अब ये उत्प्रेरक पे ये जो ये है मुक्त संयोजकताएं, ये मुक्त संयोजकताएं है ना, यहाँ पे कोई नहीं जुड़ा है। तो इन मुक्त संयोजकताओं को क्या कहा जाता है, सक्रिय केंद्र। क्योंकि यहाँ पर ये क्या जोड़ सकती हैं, जो भी हमारे रिएक्टेंट्स के मोल हैं उनको आपस में अपनी सतह पे क्या कर सकती है, जोड़ सकती हैं। अब मान लो हमने यहाँ पे रिएक्शन कराया x प्लस वाई की, x प्लस वाई की यहाँ पे हम लोगों ने क्या कराई, रिएक्शन कराई। तो क्या होगा रिएक्शन के पश्चात में, ये जो x और y है ये उस उत्प्रेरक की क्या होंगी, मुक्त संयोजकताएं पे कहीं पर भी क्या होंगी, जुड़ सकती है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये आपका कैटलिस्ट है, ये वैसे तो कैटलिस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक मान लो x बन गया, एक मान लो y बन गया। ठीक है, ये उत्प्रेरक की सतह पे क्या हो गई है, भी जुड़ गई है। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद में इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जब बॉन्ड बन जाएगा तो वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा कहलाएगा सक्रिय संकुल, या फिर इसको बोलते हैं मध्यवर्ती यौगिक। देखो कल मैंने आपको बताया था समांगी वाले में कि वहां पे जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं माध्यमिक यौगिक। ठीक है, तो उसको आप लोग माध्यमिक यौगिक कर लेना। यहाँ पे जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं मध्यवर्ती यौगिक। वैसे दोनों का इंटरमीडिएट ही नाम है, इंग्लिश में तो दोनों का इंटरमीडिएट ही नाम है। ठीक है, तो ये सक्रिय संकुल हुआ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब आपको भी पता है जो इंटरमीडिएट जो ये कॉम्प्लेक्स है सक्रिय संकुल, इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो ये क्या हो जाएगा, बाद में जैसे ही ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो जाता है ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ये जो आपका उत्प्रेरक है वो तो एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा निकल गया, प्लस में ये भी निकल गया। अभी ये दोनों अलग अलग थे और यहाँ पे ये क्या बन गए, प्रोडक्ट। तो ये आपका कैटलिस्ट या इसको उत्प्रेरक जो बोल सकते हैं, कैटलिस्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो उत्प्रेरक जैसा था वैसा का वैसा हमें मिल गया। अब ये मत सोचना मैम साइज तो इसकी छोटी हो गई। ठीक है, साइज से नहीं है, ये वो बनाने में थोड़ा है, बाकी
कि जैसा हम लोग लेते हैं वैसा का वैसा हमारा क्या हो जाता है, उत्प्रेरक हमारी रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। उसके ना तो मास में कोई चेंज आता है, ना उसके साइज में कोई चेंज आता है, ना उसके संगठन में कोई चेंज आता है, ना उसके द्रव्यमान में, मतलब किसी भी चीज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा वो काम में लिया जाता है वैसा का वैसा निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्या करते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं। आई तुम लोग क्या करना, ये डायग्राम बना लेना, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो उत्प्रेरक हो रहा है, इस उत्प्रेरक की सतह पे देखो ये वाले हुए, ठीक है। अब इन्होंने ऐसे बॉन्ड बनाया, ये यहाँ पे लास्ट में निकल गए और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ऐसे ही हुआ ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि उत्प्रेरक पे मुक्त संयोजकताएं उपस्थित होती है। ये क्या है, मुक्त संयोजकताएं हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो मुक्त संयोजकताएं होती है बहुत सारी होती है, जिनको हम सक्रिय केंद्र भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे क्रियाकारक के अणु आके जुड़ जाएंगे और उसके बाद प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा क्या होती है, हमें जरूरी होती है, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या आती है कि यहाँ पे लगातार क्या होता है, अधिशोषण और विशोषण। अधिशोषण क्योंकि सतह पे ही तो जुड़ा है ना, तो इसलिए अधिशोषण हुआ। और फिर वो क्या हो गया, ये जो अधिशोषण हुआ वो निकल गया, तो ये क्या हो गया, विशोषण प्रक्रिया। तो यहाँ पे लगातार अधिशोषण और विशोषण प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। लेकिन वो दोनों प्रक्रिया उत्प्रेरक के द्रव्यमान, आकार, आकृति में कोई परिवर्तन नहीं लाती है, ठीक है। तीसरी चीज कि जब ये बॉन्ड बनाते हैं ना, तो यहाँ पे कौन सा होता है, बॉन्ड बनाते हैं तो कौन सा अधिशोषण बताया था मैंने, रासायनिक अधिशोषण। तो यहाँ पे रासायनिक क्या होता है, अधिशोषण होता है। तो जो रासायनिक अधिशोषण के लिए, तो यहाँ पे जैसे अधिशोषण होता है, तो मैंने बताया अधिशोषण आपको कैसी ऊर्जा होती है, ऊष्माक्षेपी, यानी वहां पे ऊर्जा क्या होती है, निकलती है, ठीक है। तो जो इसको बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो कहाँ से उपलब्ध हो जाएगी, सेकेंड ऊर्जा जो चाहिए होगी वो कहाँ से उपलब्ध हो जाएगी, जो यहाँ पे केमिकली जो एब्जॉर्प्शन हुआ है उससे जो निकली है, ठीक है। इसलिए ये प्रक्रिया क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखो उत्प्रेरक, ये जो उत्प्रेरक है 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कि यहाँ पे लगातार अब्जॉर्प्शन डिजॉर्प्शन होता रहता है, एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन, यानी अधिशोषण और विशोषण प्रक्रिया ज्यादा चलती रहती है। और उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा हमारे लिए जरूर मतलब सेटिस्फेक्शन होता है कि थोड़ी मात्रा ज्यादा काम नहीं ले, क्योंकि उत्प्रेरक जैसा है वैसा का वैसा निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे जो सेकंड ऊर्जा की आवश्यकता बाहर से नहीं होती, जो केमिकली यहाँ पे बनता है, रासायनिक जो अधिशोषण होता है उससे जो ऊष्मा निकलती है वही वो काम में ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मुक्त संयोजकताएं हैं, यहाँ पे आप क्रियाकारक के अणु आके जुड़ सकते हैं। तो इनपे क्या होते हैं, 2 प्रकार के आपके होते हैं। एक तो होता है उत्प्रेरक वर्धक, एक होता है उत्प्रेरक विष, ठीक है। उत्प्रेरक वर्धक होते हैं और एक होता है उत्प्रेरक विष। तो अगर मान लो यहाँ पे ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, ये वाले कुछ धातुएं हैं, अगर ये इस उत्प्रेरक की सतह पे आके जुड़ गई तो ये तो रिएक्शन को करवाएंगे फास्ट। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या करते हैं, जो हमारी अभिक्रिया होती रहती है उसको क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो वो आता है हमारा उत्प्रेरक विष। तो ये क्या काम करते हैं, जैसे उत्प्रेरक की सतह से जुड़ जाते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो उत्प्रेरक की सतह पे जुड़ के रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो वो हमारे कहलाते हैं उत्प्रेरक विष। 2 प्रकार के कंपाउंड जुड़ जाते हैं, एक तो हमारा जो रिएक्टेंट जुड़ रहा है वही जुड़े, दूसरी चीज कि हमारा रिएक्टेंट कई बार ना जुड़ के रिएक्टेंट जैसा ही क्या कंपाउंड दूसरा जुड़ जाता है, ठीक है। वो क्या जुड़ जाता है, अगर उसने उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया तो वो कहलाएगा उत्प्रेरक वर्धक, और अगर स्पीड को घटा दिया तो वो आपका कहलाएगा उत्प्रेरक विष, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये अधिशोषण प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। होता क्या है कि यहाँ पे जो उत्प्रेरक होता है वो ठोस अवस्था में होता है। तो इस ठोस अवस्था में ये जो हमारे जो क्रियाकारक होते हैं वो इनके मुक्त संयोजकताओं या सक्रिय केंद्र पर क्या करते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। और उसके बाद जो मध्यवर्ती यौगिक होता है वो उसमें विशोषण प्रक्रिया होके उत्प्रेरक और उत्पाद के अणु का निर्माण होता है। ये हमारा कहलाता है अधिशोषण सिद्धांत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, अधिशोषण हुआ है, ठीक है। इसलिए ये हमारा क्या कहलाता है,
अधिशोषण सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा आता है विषमांगी उत्प्रेरण के बाद में एंजाइम उत्प्रेरण। ठीक है, दो प्रकार हमारे कंप्लीट हो गए हैं, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप आ जाता है वो आता है हमारा एंजाइम उत्प्रेरण। ठीक है, अब देखो एंजाइम उत्प्रेरण का क्या मतलब, एंजाइम से कैसे उत्प्रेरण हो सकता है। एंजाइम जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं, बायो के जो कंपाउंड्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, बायो स्टूडेंट्स को तो अच्छे से पता होगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम। क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो कुछ जैव रासायनिक पदार्थ भी हैं, ये नाइट्रोजन युक्त जैव रासायनिक क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो ये भी क्या कर सकते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, अगर इनसे रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है तो उस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं हम लोग, एंजाइम उत्प्रेरण। ठीक है, और जो भी यहाँ पे काम में आता है उसको बोलते हैं एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम उत्प्रेरक का नाम लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एंजाइम खुद ही क्या होता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो एंजाइम के साथ में आप उत्प्रेरक नहीं लगा सकते, उसमें कोई जरूरी नहीं लगाना। लेकिन जो एंजाइम के द्वारा जो प्रक्रिया हुई है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुई है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम जो हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालिसिस की एंजाइम के द्वारा यहाँ पर क्या हुई, उत्प्रेरण प्रक्रिया संपन्न हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो एंजाइम होते हैं बायो के होते हैं, जैव होते हैं, तो इसलिए इन उत्प्रेरकों को क्या बोल सकते हैं, एंजाइम के अलावा हम जैव रासायनिक उत्प्रेरक। ठीक है, तो इनको क्या कहा जा सकता है, जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग इनके एग्जाम्पल्स की बात करें कि एग्जाम्पल क्या होते हैं इनके, तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे डेली लाइफ के अंदर भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एंजाइम के द्वारा क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। डेली का देखो तो जो हम लोग दही जमाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या लेते हैं, दूध होता है, दूध से क्या बनता है, दही बनता है। तो उसके अंदर भी लैक्टोबैसिलाई जो होता है एंजाइम, वो काम में आता है, जिसने क्या किया, दूध को किसके अंदर चेंज किया, दही के अंदर चेंज किया। दूध के अंदर होती है प्रोटीन, ठीक है, और दही के अंदर वही किस में चेंज जाती है, एसिड के अंदर। ठीक है, लैक्टिक एसिड हो जाता है दही के अंदर, और दूध के अंदर होती है कैसीन प्रोटीन, जो वो चेंज कर देते हैं। तो ये लैक्टोबैसिलाई, ये भी क्या हो गया, एक एंजाइम का ही काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे अगर तो अदर एग्जांपल्स की बात करें तो अदर एग्जांपल्स में देखो ये आते हैं कि यहाँ पे ये आपका क्या होता है, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को एथेनॉल में चेंज करने के लिए जाइमेज एंजाइम चाहिए होता है। तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज हो जाता है, एथेनॉल के अंदर। ऐसे ये क्या होती है, यूरिया, सभी को पता होगा ये किसका फॉर्मूला होता है, यूरिया का। तो यूरिया जो होती है वो यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में अमोनिया गैस और CO2 गैस में क्या होती है, बदल जाती है। फिर ये आपका क्या होता है, स्टार्च। तो जो स्टार्च होता है वो डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसके अंदर चेंज आता है, शर्करा के अंदर। और ये जो अगर हम बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में किसमें, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। फिर स्टार्च का देखो, अगर स्टार्च में देखो एक स्टार्च था डायस्टेज, एक स्टार्च अमाइलेज। अमाइलेज में अगर है तो ग्लूकोज में चेंज जाएगा, अगर टाइलिन है तो किस में चेंज जाएगा, शर्करा के अंदर। ठीक है, टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में किस में जाता है, वो शर्करा के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये याद रखना तुम लोग कि ये जो टाइलिन होता है, टाइलिन जो एंजाइम, उसकी उपस्थिति में शर्करा में, और अमाइलेज की उपस्थिति में ग्लूकोज में। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता होती है, 1 नंबर में आया था क्वेश्चन, तो अमाइलेज की। और अगर आपको पूछ ले कि स्टार्च को शर्करा में बदलने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो किस एंजाइम की आवश्यकता होगी, आपकी टाइलिन की। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक के एग्जाम्पल हो गए कि यहाँ पे एंजाइम जो है वो उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं और ये रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, संपन्न करवा रहे हैं। ठीक है,
फिर क्या है कि कुछ एंजाइम जो आपका होता है, उसके एंजाइम एज ए कैटलिस्ट जब काम करता है तो उसके कुछ गुण हैं। तो वो गुण क्या क्या है? फर्स्ट आपका होता है सर्वाधिक प्रभावी, यानी कि ये जो एंजाइम होते हैं ये कोई भी रिएक्शन को बहुत ही फास्टली क्या कराते हैं? संपन्न कराते हैं, यानी जो रिएक्शन की स्पीड को 10 लाख गुना क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो बहुत ही क्या होते हैं? इफेक्टिव होते हैं। दूसरी बात करें तो इनकी जो सूक्ष्म मात्राएं क्या होती है? रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए काफी होती है। तो बहुत ही कम मात्रा हमें क्या होती है? इनकी लेनी पड़ती है। तीसरी अगर हम बात करें तो ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। अब विशिष्ट प्रकृति के कैसे? कि जैसे एक एंजाइम जो होता है पर्टिकुलरली एक क्रियाकारक के लिए ही क्या होगा? एप्लीकेबल होगा, दूसरे क्रियाकारक के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि मान लो जाइमेज एंजाइम है, वो ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल रहा है, लेकिन इसी जाइमेज एंजाइम को अगर आपने यूरिया पे डाल दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यूरिया को इसमें चेंज नहीं करेगा। यानी कि हर एक क्रियाकारक के लिए एंजाइम क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो यानी कि विशिष्ट प्रकृति के हो गए कि विशिष्ट क्रियाकारकों के लिए विशिष्ट क्या होने चाहिए? एंजाइम हमारे होने चाहिए। अगर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इनकी जो पीएच या अनुकूलतम ताप, ये कुछ विशिष्ट ताप पे ही क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने इस पे रिएक्शंस करवाते हो तो क्या नहीं होती है? संपन्न नहीं होती है। ये विशिष्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर तक तो ये काम करेंगे, उसके बाद ये काम नहीं करेंगे। ऐसे ही विशिष्ट पीएच होती है इनकी कि उस विशिष्ट पीएच तक ये काम करेंगे और उसके बाद नहीं करेंगे। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो कुछ आपके जैसे कि मान लो कुछ जैसे हमने अभी बात करा उत्प्रेरण में तो वर्धक और विष होते हैं, तो ऐसे ही एंजाइम में भी होते हैं। तो एंजाइम की सतह पे भी क्या होते हैं? एंजाइम की स्ट्रक्चर्स आप लोग इस प्रकार से बनाते हैं कि जैसे मान लो ये हम लोग एक एंजाइम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये क्या है? इनके सक्रिय स्थल है। यहाँ इन सक्रिय स्थल पे आके क्या होते हैं? रिएक्टेंट के अणु आके यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। तो इन सक्रिय स्थल पे कुछ ऐसे अणु आके जुड़ जाते हैं जो क्रियाकारक नहीं होते हैं। तो अगर इन सक्रिय स्थलों पे या फिर इसके और सतहों पे अगर कुछ धातुएं जैसे कि कॉपर वगैरह हो गया, मेटल्स के अंदर अगर ये सब जुड़ जाते हैं तो ये क्या कर देते हैं? इनके साथ वीक बॉन्ड बना के रिएक्शन के रेट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ये तो किसका काम करेंगे? वर्धक का। तो ये तो हो जाएंगे एंजाइम वर्धक। लेकिन कुछ सब्सटेंस जैसे HCN है, अगर ये एंजाइम के साथ जुड़ गया तो ये क्या कर देगा? रिएक्शन की स्पीड जो है उसको और घटा देगा। तो ये किसका काम करेंगे? एंजाइम विष का। ठीक है। तो जैसे एंजाइम उत्प्रेरक और इसमें भी होता है तो उसमें भी यही होता है, एंजाइम विष और एंजाइम वर्धक और एंजाइम विष। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया कि इसके जो गुण थे। अब हम क्रियाविधि की बात करेंगे, जैसे सब में कर रहे थे कि इनकी क्रियाविधि क्या होती है, ये किस प्रकार से क्या करते हैं? काम करते हैं। तो इनकी भी विशिष्ट प्रकार की क्या होती है? क्रियाविधि होती है। तो इनमें क्या होता है? देखो कि सबसे पहले जो आपका एंजाइम होता है वो किसके साथ जुड़ता है? क्रियाकारक। देखो ई को मैं एंजाइम से लिखूंगी, क्रियाकारक को मैं सबस्ट्रेट बोलते हैं इंग्लिश में, तो एस से लिख रही हूँ। ठीक है। तो ई और एस, तो ये एंजाइम है आपका और ये आपका क्रियाकारक है। फिर ये क्या बनाएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे? एंजाइम क्रियाकारक संकुल। ठीक है। अब ये जो एंजाइम क्रियाकारक संकुल होता है, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में ये एंजाइम क्रियाकारक संकुल एंजाइम उत्पाद संकुल में क्या होता है? बदल जाता है। ये एंजाइम क्रियाकारक संकुल है तो ये किस में बदल जाता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम का संकुल में बदल गया। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप कि जो एंजाइम प्रोडक्ट संकुल होता है वो लास्ट में E+P बना लेता है, यानी कि E अलग हो जाता है और P अलग हो जाता है। इस टाइप से हमारी क्या होती है? रिएक्शन क्या होती है? संपन्न होती है। अब यहाँ पे जो एंजाइम जैसा था वैसा का वैसा क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो देखो अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी क्रियाविधि, अब देखो क्रियाविधि में क्या होगा? मान लो हमने क्या बनाया?
क्या है, एंजाइम। ठीक है, ये हमारा एंजाइम है। अब इस एंजाइम पर काम करने के लिए क्रिया कारक कैसा चाहिएगा, जो इसकी आकृति में क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। इस प्रकार का क्रिया कारक चाहिएगा जो इसकी आकृति में क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे एंजाइम, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो क्रिया कारक होते हैं और जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने बताया था विशिष्ट होते हैं। हर के लिए क्या होगा, एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होगा, तो जो उनकी आकृति में क्या रहेगा, समानता दिखाएगा। और वहां यहाँ पे ये क्या होते हैं, एकदम से इस प्रकार से ऐसे क्या होते हैं, लोप हो जाते हैं। तो इसलिए ये जैसे हर प्रकार के ताले में एक चाबी क्या होती है, फिक्स होती है। तो इस प्रकार का सिद्धांत यहाँ पे लगता है, इसलिए इसको ताला चाबी सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ है इसके अंदर कि एक आपका क्रियाकारक एंजाइम है, उसमें एक उसी प्रकार का क्या होगा, क्रियाकारक सेट हो सकता है। अब मैंने मान लो यहाँ पे इस प्रकार का क्रियाकारक ले लिया, ठीक है, इस प्रकार का मैंने कोई क्रियाकारक बना लिया, क्या यहाँ पे सेट हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो यानी कि सेट नहीं होगा, तो यहाँ पे सेट नहीं होगा, तो यानी ये इसके लिए क्या नहीं है, सुटेबल क्रियाकारक नहीं है, तो इसलिए क्या नहीं होगी, रिएक्शन संपन्न नहीं होगी। तो ये आपने क्या लिया, क्रियाकारक। ओके, अब क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ेंगे। चलो हम लोग इसको दिखाने के लिए अलग इसमें ऐसे डिजाइन बना देते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि ये हमने क्या लिया है, क्रियाकारक। ठीक है, अब क्या लेंगे, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये क्या होंगे, एकदम से फिट हो जाएंगे। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट। अब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, देखो नीचे थोड़ी जगह नहीं है, आप लोग समझ जाना। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट जो संकुल है, ये किसके अंदर चेंज होगा, एंजाइम प्रोडक्ट के अंदर। तो उस प्रोडक्ट के अंदर कैसे चेंज होगा, यहाँ पे इस टाइप से ये एक बीच में क्या बना लिया, इसने गैप बना लिया। अब ये क्या बन गया, एंजाइम प्रोडक्ट संकुल। फिर ये एंजाइम प्रोडक्ट संकुल क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज आएगा। तो जैसा हमारा एंजाइम था वो हमारा एज इट इज निकल गया, प्लस में ये जो हमारे दो प्रोडक्ट थे वो भी क्या हो गए, निकल गए। तो इस प्रकार से इसकी क्रियाविधि क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एंजाइम की, कि यहाँ पे क्रियाकारक में इस प्रकार का विशिष्ट प्रकार का संकुल बनता है, वो प्रोडक्ट में चेंज आता है, लास्ट में एंजाइम प्लस प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारा एंजाइम उत्प्रेरण भी खत्म हो गया, समांगी विषमांगी एंजाइम। ओके, नेक्स्ट जियोलाइट उत्प्रेरण है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी है। आप लोग वीडियो को देख के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछिए। ओके।